The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। वैसे कोरोना संक्रमण पर आज कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक श्वेत पत्र जारी किया। इस मौके पर बोले कि इसका मकसद यानी श्वेत पत्र का सरकार की आलोचना करना नहीं, तीसरी लहर के लिए तैयारी में मदद करना है। आज हम फिर से वहीं खड़े हैं। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है। वायरस म्यूटेट कर रहा है और थर्ड वेव आएगी। और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, जो सेकंड वेव में नहीं की गई थी, उनको थर्ड वेव के लिए बिल्कुल करना चाहिए। दूसरी सुर्खी जुड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक लेख से जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन पर आया। इसमें पीएम ने दावा किया कि कोरोना महामारी के बावजूद भारत के राज्यों ने 2020-21 में पहले के मुकाबले ज्यादा कर्ज उठाने में सफलता हासिल की। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि देश ने संघीय राजनीति पर भरोसा किया, केंद्र राज्य भागीदारी के सिद्धांत पर चला और 4 सुधारों की बात भी की प्रधानमंत्री ने। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये वाकई बहुत अच्छा सुधार है। दूसरा, 7 कानूनों के तहत उद्योग लाइसेंसिंग को सुलभ बनाया। तीसरा, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए राज्यवार न्यूनतम दरें तय की। और चौथा, किसानों के लिए मुफ्त बिजली की जगह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इन सुधारों पर विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, सुनिए। सिद्धांत, ये जो ब्लॉग है जो हमें तत्काल अभी हम जितना तुरंत के तौर पर पढ़ पाए हैं, ये 2 चीज़ों की तरफ फोकस करने की कोशिश करता है। प्रधानमंत्री का ब्लॉग ये बताने की कोशिश करता है कि पिछले साल सुधारों की प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारी बढ़ाई गई और एक फेडरल पॉलिटी की बात की गई। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि जीएसटी काउंसिल में हमने राज्य और केंद्र को बुरी तरह लड़ते हुए देखा, वो एक दूसरा पहलू है। पर जो केंद्र प्रधानमंत्री का दावा है इस ब्लॉग में कि फेडरल पॉलिटी को बढ़ाने के लिए और राज्य सरकारों की भागीदारी के लिए 4 बड़े सुधार किए गए, जिसमें पहला बड़ा सुधार जिसका जिक्र वन नेशन 1 राशन कार्ड है। प्रक्रिया पहले से चल रही थी। पिछले साल भी हमने इस पर बात की थी कि सरकार ने उसको तेजी से आगे बढ़ाने के लिए और ऐसे लोग जो अलग अलग शहरों में जा रहे हैं वो कहीं भी अनाज ले सकें या इस प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की गई। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो एक स्वाभाविक और एक अच्छा सुधार है और जिम्मेदार सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने डोमिसाइल के आधार पर या कहीं भी रहने वाले व्यक्ति के आधार पर भोजन से या सस्ते अनाज से वंचित ना हो। और इसके लिए उन्होंने उस बजट का जिक्र भी किया, करीब 37,600 करोड़ रुपए का, जो पिछला बजट में दिया गया था। और बाकी जो 3 रिफॉर्म है, बल्कि चारों रिफॉर्म को राज्यों को कर्ज देने की शर्त के साथ जोड़ा गया था। यानी अगर ये राज्य सुधार करते तो उनको कर्ज की उपलब्धता बढ़ सकती थी पिछले साल। पहले हम सुधारों पर बात कर रहे हैं, फिर हम देखें कि इन सुधारों का असर कितना नजर आया और इनका असर होने में कितना समय लगेगा। दूसरा सुधार जो है जिसका जिक्र उन्होंने किया कि राज्यों को कुछ सर्टेन एक्ट्स नोटिफाई करने थे जिससे कि कारोबारों को शुरू करने में, पंजीकरण में सुविधा हो सके। ये भी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम पिछले 6-7 सालों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया में बदलाव देख रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ सुधार था। तीसरा सुधार फिनांस कमीशन और बाकी कई सारे एक्सपर्ट्स की राय पर किया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए सरकार ने कहा कि उसकी एक फ्लोर रेट तय की जाए। जो प्रधानमंत्री ने कहा, फिनांस कमीशन ने कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर और सीवरेज टैक्स की प्रक्रिया को सुधारा जाए, स्टाम्प ड्यूटी के वैल्यू के साथ उनकी फ्लोर रेट तय की जाए। ये तीसरा सुधार था। और चौथा सुधार ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, जो पिछले सालों से चल रही है। 2 चीजें समझना जरूरी है, महत्वपूर्ण सुधार हैं, पर 2 बड़ी चुनौतियां सिद्धांत हमें सरकार के कार्यक्रमों में लगातार पिछले दिनों में दिखती हैं, जो इस संदर्भ में भी समझना जरूरी है। हम रेडिकल नहीं हो रहे हैं, हम इंक्रीमेंटल हो रहे हैं। ये सारे सुधार इंक्रीमेंटलिज्म का इशारा करते हैं कि आपने एक टुकड़ों में कोई चीज जोड़ दी। पिछला 2020 का साल भारतीय
अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब सालों में था। ऐतिहासिक रूप से 100 साल की सबसे बड़ी समस्या थी, जहां कंपनियां बंद हुई, उद्योग बंद हुए, राज्यों की खजाने बुरी तरह बैठ गए, रोजगार नहीं आए। इन सुधारों को आप उस परिप्रेक्ष्य में देखें, उस मंदी के परिप्रेक्ष्य में देखें, उन 12 करोड़ रोजगारों के जाने के संदर्भ में देखें, नौकरियों और तनख्वाहें हटने के में देखें, सुधार सारे अच्छे हैं, पर ये इनमें वो रेडिकलनेस या इनमें वो बड़ा बदलाव नहीं दिखता है जिस बदलाव की उम्मीद पिछले साल के क्राइसिस में की गई थी। ये दूसरी चीज ये कि ये सुधार जोड़े गए थे कर्ज की सप्लाई बढ़ाने के लिए, कर्ज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए। उस ब्लॉग में यह भी लिखा गया कि 23 स्टेट्स ने करीब 1,06,000 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरोइंग कलेक्ट की, इन सुधारों के कुछ हिस्से पर आगे बढ़ते हुए। राज्य सरकार, हमें यह आंकड़ा देखने में अच्छा लगता है, पर राज्य सरकारें क्या इस बोरोइंग को पे कर पाएंगी? उनके पास इतने रेवेन्यूज आने वाले समय में होंगे? अर्थव्यवस्था में ग्रोथ और सुधार आएगा? ये सारे सवालों के जवाब हमें अभी नहीं मिलते। और इसलिए जब आत्मनिर्भर पैकेज पिछले साल आया था तब भी बराबर चर्चाएं थी, इस साल भी इस पर चर्चा रही कि आत्मनिर्भर पैकेज दुनिया के बाकी अन्य देशों में कोविड वाली मंदी से उठाए गए कदमों की तुलना में असरदार साबित क्यों नहीं हुआ? अमेरिका में, यूरोप में स्विट्जरलैंड में, इटली में, चाइना में, कोरिया में कोविड के लॉकडाउन और मंदी के समय जो सरकार ने इंटरवेंशन किए थे वो वहां की ग्रोथ में, लोगों की कमाई में, खपत में दिखाई दिए। और हमारा 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज हमारी अर्थव्यवस्था के किसी हिस्से पर प्रत्यक्ष रूप से असर करता क्यों नहीं दिखाई दिया? ये बड़ा सवाल है। पर ये चारों सुधार एक क्रमशः बढ़ते हुए सुधार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इससे एक इशारा करने की कोशिश की है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें राजनीतिक रूप से अगर समझने की कोशिश करें तो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आगे चीजें ले जाने की कोशिश करेंगी, उन चुनौतियों का सामना करेंगी। तो उस दृष्टि से इन सुधारों का संदर्भ लिया जाना जरूरी है। पर ये इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स हैं। हमें उन रेडिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है जो कम से कम सीधे उन लोगों को बेनिफिट दे सकें जो पिछले 1.5-2 साल में बेकार हुए हैं, जिनके रोजगार गए हैं, जिनकी कमाई घटी है। तीसरी सुर्खी बनाई टीआरपी रेटिंग में कथित घोटाले में दाखिल हुई चार्जशीट ने। मुंबई पुलिस ने अक्टूबर 2020 में खुलासा किया था कि कुछ निजी समाचार चैनल अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए घूस दे रहे थे। रेटिंग का असर विज्ञापनों से होने वाली कमाई पर पड़ता है। इस गोरख धंधे में रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क के पूर्व अधिकारियों पर भी आरोप लगे थे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी एक चर्चित एंकर और समाचार चैनल संपादक की, जिनका नाम है अर्णव गोस्वामी। आज मुंबई पुलिस ने मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें चैनल संपादक गोस्वामी के साथ साथ चैनल के 4 और वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। बार्क और हंसा रिसर्च ग्रुप के पूर्व अधिकारियों के नाम भी चार्जशीट में हैं। मुंबई पुलिस ने इन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया। मुंबई पुलिस की थ्योरी है कि रेटिंग बढ़ाने के लिए बार्क के सीईओ रहे पार्थो दासगुप्ता तक पैसे पहुंचाए गए। आपको बता दें कि पार्थो ही वो शख्स हैं जिनकी चैनल संपादक अर्णव गोस्वामी जिनके साथ कथित व्हाट्सएप चैट पर भारी विवाद हुआ था, क्योंकि इसमें बालाकोट हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई समेत कई और चीज़ों पर सनसनीखेज दावे हुए थे। चौथी सुर्खी आई सुप्रीम कोर्ट से। अदालत ने सीबीएसई की 12वीं और सीआईएससीई की आईसीएसई परीक्षा को रद्द करने के खिलाफ लगाई याचिका को रद्द कर दिया। अब दोनों बोर्ड अपनी मार्किंग स्कीम के आधार पर नतीजे घोषित कर पाएंगे। वैसे अदालत दोनों बोर्ड्स को हिदायत दे चुकी है कि अपनी मार्किंग स्कीम को लेकर छात्रों और अभिभावकों की चिंता पर विचार करें। अगली सुर्खी शरद पवार और बैठकें। इन 2 शब्दों ने साथ आकर आज फिर एक खबर बना दी। पूर्व में जब एनसीपी सुप्रीमो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मिले तो चर्चाएं शुरू हुई कि ये 2024 की तैयारी है। आज इस चर्चा को बल देती हुई एक और बैठक हुई, इस बार शरद पवार के दिल्ली स्थित घर पर। इसमें अटल कैबिनेट का हिस्सा रहे पूर्व भाजपा नेता और वर्तमान तृणमूल नेता यशवंत सिन्हा, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी नेता पहुंचे। ज़्यादातर नेताओं ने यही कहा कि बैठक का 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तीसरा मोर्चा बनाने से कोई संबंध नहीं है। कहा यह भी गया कि ये यशवंत सिन्हा के राष्ट्रमंच की बैठक है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी प्रेस में कहा कि बैठक में सपा, बसपा और टीडीपी जैसे दलों के नेता नहीं हैं, इसलिए इसे तीसरे मोर्चे की बैठक कहना जल्दबाजी होगी। वैसे आपको जब तीसरे मोर्चे की बात चल रही तो बताते चलें कि प्रशांत किशोर ने हाल में एक बयान दिया। उन्होंने एक निजी समाचार चैनल से कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक तीसरा या चौथा मोर्चा हालिया सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। तो फिर क्या ये किसी और चीज़ की तैयारी है?